हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लॉजिकल स्किल। आज से हम करंट अफेयर्स के एक नए सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम डेली बेसिस के करंट अफेयर्स को जानेंगे। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे, वो भी वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसी क्रम की शुरुआत करते हैं आज, और आपके सामने करंट अफेयर्स की एक क्लास शुरू करते हैं, जिसमें वन लाइनर फैक्ट तो हैं ही, इसके अलावा कुछ डिटेल बेसिस पे भी कुछ फैक्ट आपके सामने हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले आज हम जानेंगे सिमलीपाल बाघ अभयारण्य के बारे में। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य अभी बहुत चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में है, इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हम जानेंगे। तो सिमलीपाल बाघ अभयारण्य जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा राज्य है। उसके मयूरभंज जिले में ये सिमलीपाल बाघ अभयारण्य है। और ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जानकारी निकल के आ रही है कि यहाँ पे एक दुर्लभ मेलिनिस्टिक बाघ मृत पाया गया है। दुर्लभ है, ये जल्दी दिखता नहीं है, उसी चीज को दुर्लभ कहते हैं। तो वो वहां पे मृत पाया गया है। तो एक बहुत चर्चा का विषय है। एक तो दुर्लभ और दूसरे मृत पाया जाना तो बड़ी चर्चा का विषय है। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि ये मेलिनिस्टिक बाघ होते क्या हैं। तो सिमलीपाल बाघ अभयारण्य 1956 में 1956 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य को कब? 1956 में। 1973 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में इस अभयारण्य को शामिल किया गया। और यूनेस्को जो है उसके द्वारा 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व में इस अभयारण्य को शामिल कर लिया गया। कब किया गया? 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। और ये दुनिया का एकमात्र भूदृश्य है, दुनिया का एकमात्र भूदृश्य है जहां पे मेलिनिस्टिक बाघ पाया जाता है। मेलिनिस्टिक बाघों का आवास है, ये दुनिया का एकमात्र भूदृश्य है। अब हम जानते हैं कि मेलिनिस्टिक बाघ होते क्या हैं। तो मेलिनिस्टिक जानवर होते क्या हैं? ये बाघों में ही नहीं पाए जाते हैं, कई और जानवरों में ये पाए जाते हैं मेलिनिस्टिक। तो ये होते क्या हैं? तो मेलिनिस्टिक जानवर वैसे जानवर हैं जिनकी त्वचा, बाल और पंख आदि में गहरे वर्णक मेलिनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो काले दिखाई पड़ते हैं, अधिक काले दिखाई पड़ते हैं। उनके जो धारियां होती हैं वो अधिक काली दिखाई पड़ती हैं। और ऐसे ही जानवरों को हम मेलिनिस्टिक जानवर कहते हैं। आनुवांशिक होता है ये उत्परिवर्तन। ये जो मेलिनिन की मात्रा बढ़ने वाली जो बात आई है वो आनुवांशिक होती है। और सिमलीपाल बाघ अभयारण्य पूरी दुनिया में एकमात्र जगह है, भूदृश्य है, जहाँ पे ये मेलिनिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था सिमलीपाल के बारे में जानना, चूँकि एग्जाम में प्रश्न वहीं से आते हैं जो चीज़ चर्चा में रहती है, तो हमें उसकी जानकारी होना काफ़ी जरूरी है। इसी क्रम में आगे आते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार आप जानते होंगे, पद्म पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और पद्म पुरस्कार 2024 में जो दिया जाएगा उसके लिए ऑनलाइन नामांकन या फिर सिफारिश शुरू हो गई। तो ये होता क्या है? ऑनलाइन नामांकन पद्म पुरस्कार सरकार देती है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगती है।
जिसमें आप खुद से भी अगर आपने कुछ वैसा काम किया है तो उसको जो विशिष्ट हो, अति विशिष्ट हो, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं या आपके लिए कोई और भी आवेदन कर सकता है। उसके बाद सरकार एक कमेटी का गठन करती है। इसके लिए एक कमेटी का गठन करती है जो पद्म पुरस्कारों को किसे देना है, नहीं देना है, वो देखती है और उसका एक लिस्ट तैयार करती है। तो उस कमेटी का गठन हर वर्ष किया जाता है। जैसे आज एक कमेटी बनी पद्म पुरस्कार देने के लिए 2024 के लिए, तो 2025 के लिए कोई अगली कमेटी, दूसरी कमेटी होगी। तो उसी क्रम में जो कमेटी गठित होती है उसमें कैबिनेट सचिव होते हैं, उसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं और गृह सचिव भी होते हैं, राष्ट्रपति के सचिव होते हैं और 4 से 6 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद जब हम नामांकन करते हैं या लोग इसके लिए ऑनलाइन नामांकन सिफारिश करते हैं, तो ये कमेटी उसको देखती है और वो लिस्ट बना करके प्रधानमंत्री के पास भेजती है। प्रधानमंत्री जी उसकी समीक्षा करते हैं, राष्ट्रपति जी के पास भेज जाती है, वो भी इसकी समीक्षा करते हैं और दोनों का हस्ताक्षर होने के बाद पद्म पुरस्कारों की एक फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार हैं। सबसे पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, पद्मश्री। आप जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। उसके बाद पद्म पुरस्कारों की बारी आती है। पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। अब ये किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसके लिए सभी क्षेत्रों में ये है, विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं ये पुरस्कार। आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करिए, आपको ये पुरस्कार मिलेगा। जैसे कि कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य तथा असाधारण उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। तो ये 2 फैक्ट थे, एक सिमलीपाल बाघ अभयारण्य और पद्म पुरस्कार के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। और ये पद्म पुरस्कार जो है, इसके लिए कोई पात्रता नहीं होती है। इसके लिए किसी जाति व्यवस्था में इसको बांध के नहीं रखा गया। किसी भी जाति का इंसान ले सकता है, किसी पद का मोहताज नहीं। कोई अगर पद में है तभी उसको मिलेगा, किसी भी गरीब से गरीब इंसान को मिलेगा। लिंग के आधार पर इसमें भी भेदभाव नहीं किया जाता है ये इस पुरस्कार में। और अब आते हैं हम अपने वन लाइनर फैक्ट में, जिसमें जानते हैं एक बांग्लादेश में नए राष्ट्रपति बने। बांग्लादेश में नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ये बांग्लादेश के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो 22वें, याद रखिएगा, 22वें राष्ट्रपति हैं, 22। और दूसरा प्रश्न इसी क्रम में हमारा आता है, किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की? रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा किस देश ने की है? ऑस्ट्रेलिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा जी को देने का घोषणा किया है। तीसरा प्रश्न है, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत कहां हुई? तो ये काफी चर्चा में रहा था ये प्रश्न, ये न्यूज में बहुत छाया हुआ था। तो पहली वाटर मेट्रो, भारत का पहला, ये बहुत बड़ी न्यूज है। भारत का पहला वाटर मेट्रो कोच्चि में है। कोच्चि केरल में एक शहर है, वहां से इसकी शुरुआत की गई। तीसरा प्रश्न है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
पंकज सिंह बने हैं साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। आज का 5वां प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेज कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देश में 157 और नए मेडिकल नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। नर्सिंग कॉलेज 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। छठा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई क्रिकेटर कौन बने हैं? तो बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई क्रिकेटर बन गए हैं। पहले नंबर पे कौन है वो आप जानते ही हैं, सचिन तेंदुलकर। पहले नंबर पे कौन है? फर्स्ट सचिन। प्रधानमंत्री ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया? एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया कितने? 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिससे कि देश के सुदूरवर्ती गांवों में भी रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके और वहां के लोग भी रेडियो से जुड़ सकें, आसानी से जुड़ सकें और उनको देश विदेश की सारी खबरों से रूबरू भली भांति होना पड़े। इसी करंट अफेयर सीरीज के साथ साथ हम एक टॉपिक वाइज लेकर के आएंगे, एक फैक्ट लेकर के आएंगे, जिसमें हम जल्द ही फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के बारे में एक पूरा सीरीज लेकर के आएंगे। एक ही वीडियो में वो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। फिल्म फेयर अवार्ड कब से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है और ये कौन सा फिल्म फेयर अवार्ड है, 2023 में कौन सा फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, किसको किस क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया गया, इसके बारे में हम आपको जानकारी एक ही वीडियो में देने वाले हैं। वो वीडियो हम लेके आने वाले हैं। आप सबों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हमें इससे कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। डेली बेसिस पे आप लिखते जाएंगे तो आपको महीने में बहुत सारे करंट अफेयर्स हो जाएंगे और इससे ज़्यादा ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स लाने का प्रयत्न करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।